कहां से आएगा, रुपया कहां से आएगा। साथियों, बड़ा जनसंख्या हमारे गांवों से विस्थापित होकर रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाएगा, क्योंकि गांव में जमीन नहीं होगा तो शहर की तरफ रोजगार के लिए जाएगा, और जब शहर में जाएगा तो रहने के लिए जगह नहीं होगा, सड़क किनारे झोपड़पट्टी में रहेगा। लेकिन इतने बड़े भीड़ को सड़क किनारे रखा नहीं जा सकता, तो सरकार फिर उद्योगपतियों को जमीन लीज पे देगा और बोलेगा कि इन सब लोगों के सोने के लिए घर बनाओ। रहने के लिए घर नहीं बनाया जाएगा, सोने के लिए घर बनाया जाएगा, क्योंकि आदमी दिन भर मेहनत करेगा और रात में सोने के लिए बस उसको जगह चाहिए होगा। और सोने के लिए जो कमरे होते हैं उसको कैफिन हाउस कहते हैं, पिछड़ा घर कहते हैं, ताबूत घर कहते हैं। हांगकांग में बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, 15 मंजिल 20 मंजिल के बिल्डिंग बने हैं। आप लोग गूगल में सर्च करके देखिएगा कैफिन हाउस। कैफिन मतलब लकड़ी का बक्सा होता है जिसमें मुर्दे को डाल करके दफनाने के लिए ले जाया जाता है। हांगकांग में ऐसे ऐसे कमरे बने हुए हैं जो एक बाथरूम के आकार के होते हैं। एक छोटा सा बाथरूम में कितना बड़ा रहता है, उसी बाथरूम में शौचालय है, शौचालय के ऊपर आपको सब्जी काटना है, वहीं बनाना है, वहीं पर खाना है, वहीं सोना है, बच्चों को भी सुलाना है, कपड़े भी टांगना है। उस घर को कैफिन हाउस कहते हैं, पिंजरा नुमा कमरा है। आप गूगल में सर्च करेंगे, इमेज में जाएंगे ना, तो मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी ज्यादा खतरनाक दृश्य देखने को मिलेगा। ये हो रहा है पूरी दुनिया में, हांगकांग में हो रहा है, भारत में भी कैफिन हाउस बनेंगे, पिंजरा घर बनेंगे, एक बाथरूम के आकार के कमरे। जैसे रेलवे में जाते हैं तो एक सोने के लिए बस जगह होता है ना, उसी प्रकार से सोने के लिए जगह मिलेगा। और सोने के बिस्तर के नीचे आपका जो है लेटरिन करने के लिए वो कमोड होगा, शौचालय होगा। बिस्तर को उठाइए, शौच करिए, फिर बिस्तर को ढकिए, फिर सोइए। ऐसा स्थिति आएगा। और उसका किराया कितना है पता है? हांगकांग में जो इस प्रकार से कमरे बने हैं उसका किराया 14,000 रुपये से 16,000 है, जिसमें वहां के कर्मचारी लोग रहते हैं। आम व्यक्ति वहां नहीं रह सकता। तो क्या हम वहां दिन की इंतजार कर रहे हैं क्या? ऐसा दिन आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? यही पीड़ा दादाजी के मन में था। अब इसी पीड़ा को लेकर के वो दुखी थे, और उनके पीड़ा को समझना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए था, किंतु उसको समझने में कहीं ना कहीं हमने देर कर दिया। अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। देर इसलिए हुआ क्योंकि कैडर की कमी था, प्रशिक्षण की कमी था, जिसके कारण से थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है। दादाजी ने समुद्र क्रांति आंदोलन में, चाहे अमरकंटक के उसकी स्पीच में जगह जगह हम सुनते थे, दादा मरकाम बोलते थे हमारा कृषि उद्योग होना चाहिए, हमारा गोंडवाना यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बड़ा बड़ा लाइब्रेरी होना चाहिए, बोटल होना चाहिए, जगह जगह बोलते थे। हमारे खुद के स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए बोलते थे। और इस काम को करने के लिए उन्होंने 1 to 10 फार्मूला दिए। एक व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ेगा तो 11 लोग होंगे, फिर उतने लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 111 होंगे, फिर उतने लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 1111 एक लाख में होंगे। ऐसा उन्होंने मंत्र दिया, सूत्र दिया। लेकिन इतने दिनों के बाद जब वो संरचना बनते नहीं दिखाई दिया, उनके इस सोच में मैंने सिर्फ 2 चीज को अपने चीजों में लिया, क्योंकि सभी व्यक्ति सब चीज को नहीं कर सकता ना। जो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है 5 साल जो है सभी विषय को पढ़ता है, लेकिन 2 साल का जो विशेषज्ञ कोर्स रहता है ना, तो जिसको दांत का पढ़ाई करना है वो डेंटिस्ट बनता है, जो आंख की पढ़ाई करता है वो नेत्र चिकित्सक बनता है, जो हृदय रोग की पढ़ाई करता है हृदय रोग का विशेषज्ञ बनता है। हमने भी सोचा सब तो एक साथ तो कर नहीं सकते, हम कर्मचारी राजनीति भी नहीं कर सकते, आंदोलन भी नहीं कर सकते। लेकिन हम दादा मरकाम की यदि 2 चीजों को यदि मैं करूं पर्सनल रूप से अपने दोस्तों के साथ, तो हम उसके आंदोलन को सफल बना सकते हैं। और 2 चीज हमने पकड़ा, पहला उनका केडर और दूसरा सामुदायिक संपदा की वृद्धि कैसे हो। और जब से हमने जो है सामाजिक प्रशिक्षण शुरू किया, तब से आज तक हम सिर्फ प्रशिक्षण ही देते हैं। हमारा पूरा टीम प्रशिक्षण देता है। और ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम ग्राम देवरा से शुरू हुआ, जहां पर दादा मरकाम का कार्यक्रम शुरू हुआ था। पहला प्रशिक्षण आदिम शोध संदर्भ के नाम से हम लोगों ने किया, प्रयोग था। उसके बाद जो है 2 महीना 3 महीना पेंडिंग रहता है प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण 8-10 सालों से हमने उसके अलावा कुछ नहीं किया, प्रशिक्षण के अलावा। लेकिन जब प्रशिक्षण होता है तो उसका रिजल्ट अभी आना चाहिए। सरगुजा संभाग में हमारे सम्माननीय केराम जी बैठे हुए हैं।
उनके सहयोग से, उनके नेतृत्व से, क्योंकि हम कर्मचारी आंदोलन कर नहीं सकते, भैया को बोलते भैया संभाल लो। राष्ट्रीय लेवल का इतना प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारे सरगुजा में है, सूरजपुर में, जैनाब के राम है। मैं उनके लिए जोरदार सिग्नेचर तारीफ चाहूंगा। उन्होंने गोंडवाना के जो गढ़ है, आदिवासियों के जो गढ़ है, कुदरगढ़, आप लोगों ने सुना होगा। कुदरगढ़ में मनुवादियों ने ट्रस्ट बनाया, दादा के राम के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और वहां के बैगाओं को हटा नहीं सके। आज भी बैगा वहां पर शासित है। बछराज कुंवरगढ़ में बड़ा आंदोलन हुआ, वहां बने हुए समिति को खारिज करवाए। आज भी वहां बैगा लोग काबिज हैं, उसको भी नहीं छेड़ पाए। गौरेला बनवाई पेंड्रा में भी बड़ा आंदोलन। इस प्रकार से बड़ा सुरक्षित हम महसूस करते हैं वहां सरगुजा में। यदि आपके साथ जो है कोई इस प्रकार से नेता होना, तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता और उन्हीं के दम पर हम चिल्लाते हैं, है ना। तो ये जो विकट संकट आने वाला है भविष्य में, दादा मरकाम ने कहा एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करो। सब लोगों ने किया, लेकिन हम उससे आगे की सोच रहे थे कि भैया दादा मरकाम के जितने भी विचार है उसको एक कानूनी दायरे में कैसे लाया जाए, लीगल दायरे में कैसा लाया जाए, एक कानून के फ्रेम में कैसा लाया जाए कि भविष्य में मान लीजिए हमारे पास 10 करोड़ हुए तो सरकार तो इनकम टैक्स मांगेगी ना, कि नहीं मांगेगी? और अपने जेब में रखे रहेंगे तो काला धन घोषित कर देगा। बैंक में डालेंगे तो इनकम टैक्स मांगेगा कि नहीं मांगेगा? और साथ में वो बैंक में खाता तभी खुलेगा जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और बाद में यदि छापा पड़ा तो सब लोग पकड़ा जाएंगे और पैसा रात हो जाएगा। देखिए, सब चीज का एक कानूनी फ्रेम होता है। आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं ना, तो इसीलिए चलाते हैं क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो दादा मरकाम के विचारों को कानून के फ्रेम में कैसे लाया जाए, कैसे उसको लीगल किया जाए ताकि भविष्य में कोई उंगली उठा ना सके और किसी भी तरह से जो पब्लिक को धोखा ना हो और वो कभी डाउन ना हो, लगातार आगे बढ़े। इसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च किया और रिसर्च करते करते दादा मरकाम जो है 89 जनरेशन के क्रांतिकारी थे, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि 88 पीढ़ी जो शंभू थे वो पहले हो चुके थे। उसके बाद गोंडवाना में जो बड़ा महाक्रांति लाया वो दादा मरकाम थे, इसलिए इस समाज ने उनको 89 शंभू की उपाधि दिया। हमारा वो आगे जो भारी तो उनके विचारों को कानूनी फ्रेम में लाने के लिए हम लोगों ने विचार किया कि ट्राइबलों को प्रत्येक गांव में जा करके उनके रूढ़ी जन्नत जो संरचना है, गांव की जो पारंपरिक बैगा व्यवस्था है, गांव की जो गुड़ी व्यवस्था है, गांव उसके ऊपर जो हमारा गढ़ की व्यवस्था है, गढ़ से ऊपर कोट की व्यवस्था है। हमारे पीएम को राम दादा बैठे हुए मंच में, कृष्णा नेताम सर बैठे हुए। कृष्णा नेताम जी का मैं बहुत पहले, उस समय मैं इंदिरा समाज से कोई रुचि नहीं था, उनका पत्रिका में मैं पढ़ा था कि मूर्तियों को दूध पिला सकते हो, लेकिन क्या मूर्ति से रोटी निकलवा सकते हो? मूर्ति को दूध पिला सकते हो, मूर्ति से रोटी निकाल सकते हो क्या? शायद नेताम सर की एक मैं सुना था, पढ़ा था मैं थोड़ा सा। BL कोराम और दादा कंगाली जी के साहित्य में पढ़ा कि गोंडवाना की संरचना में पहले गुड़ी होता है, गांव होता है, उसके ऊपर गढ़ होता है, जैसे कुदरगढ़ हो गया, रतनपुरगढ़ हो गया, महामाईगढ़ हो गया, डोंगरगढ़ हो गया। और गढ़ स्तर पर भी हमारे रूढ़ीजन्य व्यवस्था होता है, वहां पर भी बकरा कटता है। गढ़ के ऊपर कोट होता है, जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता कोट सभ्यता थी। नागद्वार कोट, पताल कोट, मुरवा कोट, खरवा कोट, कोट से ऊपर कोर होता है, 4 संभागों में कोर है, उम्मो गोटा कोर, सनमाल गोटा कोर, एरुम गोटा कोर। इस प्रकार से 4 संभाग बटे हुए हैं। वो कोर से ऊपर फिर संयुक्त गोंडवाना होता है, जिसमें 5 महाद्वीप आते हैं।